पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए इस ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट को क्या कहा जाए, क्या है ये? क्या ये वाकई नाटो की तर्ज पर बना एक ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये रीजन में अमेरिका से अलग एक डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश है? क्या ये अमेरिका के इशारों पर शुरू हुआ सेंट्रल एशिया में एक नया खेल है, नया गेम है, या फिर केवल कागजी अग्रीमेंट है? सवाल कई हैं दोस्तों, लेकिन ना तो पाकिस्तान, ना सऊदी अरब और ना ही तुर्की ने अब तक इन सवालों के ठोस जवाब दिए। और इन्हीं बिना जवाबों के सवालों को लेकर पाकिस्तान में खूब खुशियां मनाई जा रही। ताल ठोक कर पूछ रहे हैं कि अब भारत ऑपरेशन सिंदूर कर पाएगा क्या? अब 11-11 एयर बेसिस पर ब्रह्मोस मार पाएगा क्या? अब इंडिया करेगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। यानी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को इस बात का पूरा भरोसा है कि अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर किसी तरह का ऑपरेशन किया तो सऊदी अरब और तुर्की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तानियों के इस ख्याली पुलाव का जवाब दूंगा, लेकिन पहले जरा डिफेंस पैक्ट की बात करते हैं। 7 अगस्त को मक्का में इस डिफेंस पैक्ट के साइन होने के बाद से ही पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही लगातार ये बयान दे रहे हैं कि और भी फ्रेंडली कंट्रीज और भी मुस्लिम कंट्रीज को इस पैक्ट में शामिल किया जाएगा या शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले बयान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का आया और उसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को आपसी मतभेद भुला देने चाहिए और नाटो की तर्ज पर एक साथ आ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई दरवाजे बाकी ममालिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते। ये एक्सक्लूसिव क्लब जो है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, इसको एक्सपैंड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नेटो की तर्ज के ऊपर जो है मुस्लिम ममालिक को अपने मुनाफात जो है वो साइड पे रख के, जो ट्रांजेक्शनल जो बातें हैं या जो बायलैटरल आपस में डिस्प्यूट्स हैं, वो साइड पे रख के अगर ये एक उस पर खड़े हो जाए। अब इन बयानों से साफ है कि इस ग्रुप को और बड़ा बनाने की कोशिशें की जा रही। जाहिर है कि अगर और भी देश इस पैक्ट से जुड़ते हैं तो सेंट्रल एशिया में एक नई धुरी बन जाएगी, जिसका असर ना केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका तक पर होगा। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या वाकई ये संभव है? देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि इस पैक्ट के 2 ही फैक्टर हैं। पहला है इजराइल और दूसरा है ईरान। इजराइल के कतर पर हमले के बाद इस तरह के डिफेंस पैक्ट और ज्वाइंट डिफेंस का खाका खींचा गया। अब जरा सोचिए, इस ग्रुप में शामिल 3 देशों के अमेरिका से ठीक ठाक संबंध है। तुर्की तो नाटो का मेंबर है, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सालों पुराने डिफेंस रिलेशंस हैं, सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस भी हैं और ट्रंप गवर्नमेंट 2.0 में भी पाकिस्तान अमेरिका का दुलारा बना हुआ है। तो अमेरिका जो इजराइल के इशारों पर काम करता है, इजराइल के लिए हर जंग में कूदने के लिए तैयार रहता है, इजराइल को हथियारों की खेप भेजता है, पैसा देता है, स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली हर तरह की मदद करता है, वो अमेरिका क्या इजराइल के खिलाफ किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा होने देगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, अगर कल को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने इजराइल पर हमला कर दिया तो क्या अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा? सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, यह भी मुमकिन नहीं है कि यह डिफेंस डील बिना अमेरिका के मंजूरी के हुई हो। देखिए, कई एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि तीनों देशों ने इस डील का मसौदा अमेरिका से पास करवाया है और उसके बाद ही मक्का में यह फॉर्मेलिटी की गई है। तीनों मुल्क आर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। मुझे लगता है कि इन्होंने पहले अमेरिका से ओके ले लिया। उमरा करने से पहले वॉशिंगटन से ओके लिया है और वॉशिंगटन में ये जाके कहा कि ये ईरान के खिलाफ है और सिर्फ ईरान के खिलाफ है। अगर इजराइल हमारी ले लिया आके तो भी हम खुशी खुशी दे देंगे, हम लड़ेंगे नहीं। अगर आप इजराइल तुर्की पे हमला करेगा तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नॉट पार्टिसिपेट। ये बातें इन्होंने वॉशिंगटन में की है, तो ट्रंप ने कहा ठीक है, गो अहेड, साइन द डील। लेकिन आपस में ये सोच रहे होंगे कि नहीं, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट इजराइल एंड नॉट ईरान। और इसी वजह से ये बात भी सामने आ रही है कि भले ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने अब तक अपनी डिफेंस डील को पब्लिक नहीं किया है, लेकिन उसकी सारी जानकारी अमेरिका और इजराइल के पास है। तो अब बताइए कि इस पैक्ट की अहमियत क्या रह गई है? और अगर इस डिफेंस डील का टारगेट इजराइल नहीं है तो फिर कौन है?
जाहिर है दोस्तों, ईरान है। अब खबर यह है कि अमेरिका इस रीजन से अपनी फौज हटाकर एक नया सेटअप बिठाने की कोशिशों में लगा हुआ है कि भाई ये जो इत्तेहाद है, दिफाई मुआहदा है, ये किसके खिलाफ है? बात तो ये है क्योंकि ये पूरे का पूरा सुन्नी ममालिक का इत्तेहाद है और सदर ट्रंप खुल के बार बार कह चुका है कि शिया बहुत बैड है, सुन्नी बहुत गुड है। जहन में तो आपको ये चीजें रखनी चाहिए ना। तो फिर सवाल है कि किसके खिलाफ है। ऑफिशियल तौर के ऊपर वो कहते हैं भाई किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी अलायंस वैक्यूम के अंदर नहीं बनाया जाता। टाइमिंग चेक करें, ईरान के साथ जंग का जो है वो माहौल बना हुआ है। हुतीज जो है वो ईरान के अलायंस हैं और यमन से मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर किए जा रहे हैं जो उसके अपने फौजियों को सीधे खतरे से बचा सके। यानी ये पूरा का पूरा डिफेंस पैक्ट ही सवालों के घेरे में है। बात यह है कि सऊदी अरब को अपनी सिक्योरिटी के लिए केवल हथियार नहीं बल्कि भाड़े की फौज भी चाहिए जो उसके बदले अपनी जान दे। सऊदी अरब को ईरान से जबरदस्त खतरा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ईरान ने जंग के दौरान सऊदी अरब में जमकर हमला भी किया, यह भी बात किसी से छुपी नहीं है। ईरान के साथ साथ उसके ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं हुतीज, उससे भी खतरा है सऊदी अरब को। यमन के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करने वाले हुतीज लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। 7 अगस्त को ही हुतीज ने सऊदी अरब पर मिसाइलें फायर की और इस वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डील साइन की थी जिसमें अब तुर्की को भी शामिल किया गया है, और वो भी अमेरिका के इशारों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बाद बाबुल मंदब जो आपको नजर आ रहा है वो बंद करने की अगर थ्रेट की जा रही थी तो तुर्की उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। ये बातचीत पहले ही चल रही थी। अमेरिका पहले से चाहता था कि जनाब सऊदीया को किराए के जो फौजी चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान के फौजी ना हो, पाकिस्तान तो अपना उनसे मुल्क संभल नहीं रहा, तुर्की भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तुर्की का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब डील तो हो गई है लेकिन केवल कागजों पर। अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि नाटो की तरह इसमें भी कोई ज्वाइंट फोर्स बनाई जाएगी। क्या वो फोर्स तीनों देशों में तैनात होगी या फिर केवल सऊदी अरब में तैनात होगी? अगर ज्वाइंट फोर्स नहीं बनेगी तो फिर कोई देश कैसे डिफेंस पैक्ट में शामिल किसी भी देश पर हुए हमले का रिस्पॉन्स देगा, और देगा भी कि नहीं देगा? जैसे अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील तो थी, लेकिन ईरान और हुतीज ने सऊदी अरब को जमकर ठोका है, लेकिन पाकिस्तान उसे बचाने नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, कोई उसकी फौज ने काम नहीं किया जिससे सऊदी अरब पर हमले रोके जा सके। सऊदी अरब ने भी जो काउंटर स्ट्राइक की वो अमेरिकी फोर्सेस के साथ मिलकर की थी, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की कोई भूमिका नहीं थी। और इतना ही नहीं, दुनिया ने पहले भी इससे अरब देशों के कई डिफेंस पैक्ट देख लिए, ये सब के सब कागजों पर ही रहे हैं। जरूरत के वक्त कोई भी देश दूसरे देश के लिए लड़ने नहीं आया है। 1955 में इसी तरह का एक संगठन बनाया गया था दोस्तों। इसे सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंटो का नाम दिया गया था। यह नाम आप लोग काफी सुन चुके होंगे। इसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था इस रीजन में यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव और दखल को रोकना। इसमें यह भी कहा गया था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमले जैसा माना जाएगा, लेकिन इस ट्रीटी के रहते हुए भारत पाकिस्तान की जंगें हुई थी और पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी, उसके 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन ट्रीटी में शामिल कोई भी देश उसे बचाने नहीं आया था, उसके लिए लड़ने नहीं आया था, उसने अपनी फौज नहीं भेजी थी। 1979 में इस ट्रीटी को खत्म कर दिया गया था। अरब लीग और जीसीसी का भी यही हश्र हुआ। तो अब ऐसा हो जाएगा, इस पर डाउट है। और अभी सऊदी पर ईरान और हुतीज के हमलों के दौरान पाकिस्तान का हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना इस पैक्ट पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। इजराइल के कहते हैं नेतन्याहू को कि नो, यू आर फाइटिंग ऑल 3 ऑफ देम, देन यू हैव डिटरेंस। लेकिन अगर जनरल कह रहे हैं बकवास, दे आर दीज पीपल जस्ट टॉक। अरब लीग का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, जीसीसी का भी डिफेंस एग्रीमेंट था, इन्होंने कुछ मदद की? कुछ नहीं की। हमने इराक को हमला कर दिया 2003 में, कोई अरब कंट्री मदद के लिए नहीं आया इराक के, उल्टा दे वर वर्किंग अगेंस्ट इराक, कुवैत वगैरह तो सपोर्ट। सो देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट्स आर रबिश, बुलशिट। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। ईरान के रॉकेट्स हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को, हुतीज हिट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। वेयर इज पाकिस्तान? देखिए, वैसे तो ईरान ने साफ कर दिया है कि पेपर पर इस तरह के डिफेंस पैक्ट से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलने वाली है। उसे सुरक्षा तभी मिलेगी
जब वो अपनी पॉलिसी में बदलाव करता है। और पॉलिसी में बदलाव का मतलब है अमेरिका और इजराइल से दूरी बनाना। अच्छा देखिए, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इब्राहिम रिजई। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि सऊदी अरब को पता होना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक कागजी समझौते से उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे सालों तक अमेरिकियों की एक तरफा देखभाल करने से उन्हें सुरक्षा नहीं मिली। अपनी पॉलिसी में सुधार करें ताकि आप दूसरों से सुरक्षा के लिए आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अब उस सवाल की बात करते हैं दोस्तों, जो हर भारतीय और यहां तक कि हर पाकिस्तानी के मन में उठ रहा है। सवाल ये कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तानी तो ये सोच सोच कर खुश हो रहे हैं कि भारत के खिलाफ जंग में सऊदी अरब की फौज भी आ जाएगी, तुर्की की फौज आ जाएगी, एयरफोर्स आ जाएगी और वो सब मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे। तो मदद तो देखिए तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी की थी, थोड़ी और कर ले, लेकिन क्या वो अपनी फौज पाकिस्तान भेजेंगे? पाकिस्तानी आर्मी के पपेट जर्नलिस्ट तो खूब ढोल बजा रहे हैं कि ईरान और भारत को बता दिया गया है कि रेड लाइन पार नहीं करना, कि इन्होंने आपस में तय कर लिया और वो किसी को उसका इल्म नहीं होगा, ये सीक्रेट रहेगी कि किस सूरत में क्या करेगा पाकिस्तान और क्या करेगा टर्की, और किस सूरत में अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान को तो सऊदी अरेबिया किस सूरत में किस किस्म की इमदाद देगा, ये कभी बाहर निकलेगी। अच्छा, ये अंदर की बात रहेगी। मगर जो इंडिया है उसको भी इतला हो जाएगी कि मजबूरियां क्या हैं सऊदी अरेबिया की, और इधर भी इतला हो जाएगी ईरान को भी कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं। अब सवाल है कि अब इस दावे की हकीकत क्या है? अब मैं क्या बताऊं, पाकिस्तानियों को जल्दी अर्ली जश्न मनाने की जल्दी होती है। आप पाकिस्तान वालों से ही सुन लीजिए। इशू ये है कि हमने वो मुआहिदा नहीं देखा है। जो कहते हैं कि डेविल इज़ इन डिटेल, हमें ये नहीं मालूम कि आपकी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन हमें पता है कि हमारे हुक्मरान हमसे झूठ बोलने के आदी हैं, और जब वो झूठ उनका पकड़ा भी जाए तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर सऊदी अरेबिया और टर्की ने ये साइन किया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला भी, इन दो मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर होगा और एक्टिवली उसको परसू करेंगे, जो भी दुश्मन होगा उसको, तो ये तो बहुत बड़ी अचीव है। मैं कहूँगा कि फील्ड मार्शल साहब कमाल कर दिया आपने, बल्कि मैं उनके लेले को भी मुबारकबाद दूंगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर ये कौम से एक और झूठ है। इसका एक पहलू ये भी है कि अगर सऊदी अरब की वजह से पाकिस्तान इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके लिए भारत और अफगानिस्तान के बाद एक तीसरा और बेहद खतरनाक जंग का मैदान ईरान बॉर्डर पर खुल जाएगा, और ये पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी अनस्टेबल है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी, ये ज्यादा अहम बात है, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस खुद ये बातें लीक पहले से कर रही है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो ईरान सपोर्ट कर रहा है। उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया गया था ईरान की तरफ से, बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान के साथ ये दुश्मनी तो बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप देखो कि आपका अफगानिस्तान से आपने दुश्मनी पहले बनाई हुई है, ईरान से नई दुश्मनी, क्योंकि जाहिर बात है अगर डॉलर चाहिए तो दुश्मनी तो बनानी पड़ेगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। यमन के साथ तो लड़ी आप रहे हो, वो ईरान के साथ है। अब यहाँ पे ईस्टर्न बॉर्डर भी जो है वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, और इंडिया के साथ दोस्ती तो है। तो पाकिस्तान का इस पैक्ट में शामिल होने का एक ही मकसद है, डॉलर्स। पाकिस्तान चाहे सऊदी अरब के साथ हो या फिर सऊदी अरब और तुर्की के साथ, इन दोनों डिफेंस पैक्ट में केवल और केवल सऊदी अरब से पैसों की मदद के लिए ही पाकिस्तान शामिल हुआ है। उसके पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना पैसे हैं, उसके पास केवल मारे जाने के लिए अपने फौजी। अब इसमें मसला यह है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट है, मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं, और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। सारी बात है, पाकिस्तान के पास सिपाह है, फौजी हैं, और ऐसे फौजी हैं जिसको पाकिस्तान अगर उनकी जान भी जाती है इस काम के अंदर
तो वो कहते हैं कि हजूर का शौक़ सलामत शहर बहुत। तो इसी तरह से यहाँ पे भी चूँकि हमारे पास तो एक्सेस तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की है, चाहे वो फ़ौज का महकमा हो या कोई और हो, तो इसी पैदाश में पाकिस्तान इस इक्वेशन के अंदर बैठता है। और सेकेंडली इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़ुव्वत है, जो उसका नंबर है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया की बड़ी अफवाज में से आता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया का रिलायंस जो है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली पाकिस्तान प्रोएक्टिवली अपनी एक्सपोर्ट में इस वक्त सबसे प्रायोरिटी उनकी फ़ौज ही है कि यही हमारे पास है। इसके अलावा तो हमने 70 सालों में हर इंडस्ट्री, हर अजनास अपनी तबाह कर दी है। अब फ़ौज ही है, यही बेचेंगे। सुन लिया ना आपने, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट की पोल खोल रहे हैं। अब इस डिफेंस पैक्ट में कितना दम है यह तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हुतीज लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इसके जवाब में शामिल होता है तब यह कहा जा सकता है कि यह पैक्ट कागजी नहीं है। और हुतीज के पीछे कौन है? ईरान है। तो पाकिस्तान अगर ईरान पर हमला करता है तब समझ में आएगा कि यह पैक्ट कागजी नहीं है। और देखना यह भी होगा कि प्रॉक्सीज से निपटने के बाद ईरान पाकिस्तान का कितना तेल निकालेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।